हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड का पार्ट 5 है और इसमें हम साउथ अमेरिका के फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी फिजिकल फीचर्स या डिवीजन्स, रिवर्स, लेक, माउंटेन्स एटसेट्रा देखने वाले हैं। अगर आपको साउथ अमेरिका की कंट्रीज के बारे में पढ़ना है कि इसमें कितनी कंट्रीज है, कौन सी सबसे बड़ी है, छोटी है, उनकी कैपिटल क्या है, या किसी और कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ना है, तो ये टॉपिक पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड का एक हिस्सा है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की हमने एक अलग से सीरीज बना के रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साउथ अमेरिका जो है उसकी लोकेशन आप यहां पे देख सकते हैं। साउथ अमेरिका जो है, अगर हम पूरे दुनिया की लैंड एरिया की बात करें तो उसका 12% साउथ अमेरिका में आता है। और अगर हम टोटल सरफेस की बात करें, ओशंस और लैंड का सरफेस मिला के, तो उसका जो है 3.5% जो है वो साउथ अमेरिका में आता है। इस हिसाब से साउथ अमेरिका जो है वो चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनता है दुनिया में, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद। और पॉपुलेशन के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद। जो साउथ अमेरिका है उसको कंसीडर किया जा सकता है सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अमेरिकाज। उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो नॉर्थ अमेरिका वाली वीडियो में भी समझाया था कि कुछ कंट्रीज में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं एटसेट्रा, वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है उसको दोनों को मिला के एज वन कॉन्टिनेंट पढ़ाया जाता है, जिसको बोला जाता है अमेरिकाज। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका जो है वो पूरे अमेरिकाज के कॉन्टिनेंट का सदर्न सब कॉन्टिनेंट बन जाता है। तो अगर हम साउथ अमेरिका की सराउंडिंग्स की बात करें तो इसके वेस्ट में आता है यहां पे पैसिफिक ओशन, ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आता है यहां पे देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, और यहां पे आता है कैरेबियन सी, और साउथ में इसके आता है यहां पे सदर्न ओशन, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। और यहां पे देखिए यहां पे है इस्मस ऑफ पनामा, इस्मस, स्ट्रेट वगैरह, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में, जो फिजिकल डिवीजन की पिछली वीडियोस हैं उनमें बहुत अच्छी तरह समझाया है, हर वीडियो में समझाया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ये जो इस्मस ऑफ पनामा है ये जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और यहां पे है एक ड्रेक पैसेज, ये जो ड्रेक पैसेज है ये डिवाइड करता है एंटार्क्टिका को और साउथ अमेरिका को, ठीक है। और आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा लैटिन अमेरिका। अब ये लैटिन अमेरिका जो है वो क्या है? लैटिन अमेरिका एक रीजन है अमेरिकाज में। अमेरिकाज मतलब यही जो दो कॉन्टिनेंट को मिला के बनता है एक कॉन्टिनेंट, उसमें एक रीजन है जिसको बोला जाता है लैटिन अमेरिका। अब वे स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहां पे कुछ रोमांस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। रोमांस लैंग्वेजेस मतलब ये लैटिन जो लैंग्वेजेस थी उनका ही हिस्सा है, ठीक है। और स्पेशली कौन सी बोली जाती है? पुर्तगीज और स्पेनिश। और ये क्यों बोली जाती है? ऑब्वियसली कॉलोनियलिज्म, क्योंकि इन कंट्रीज को भी बहुत देर तक जो ये कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने कॉलोनाइज किया था, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां पे रह गया है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें मैक्सिको आता है जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, सेंट्रल अमेरिका आता है, और पूरे का पूरा इसमें साउथ अमेरिका आता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं ये जो रीजन है ये सारा लैटिन अमेरिका का रीजन है। अगर आप हमारे वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके आज तक जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं उनका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, और जितनी भी आगे एग्जाम तक करेंगे उनका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं हमें इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका की फिजिकल फीचर्स, या जिसको हम फिजिकल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो साउथ अमेरिका जो है उसको 4 फिजिकल डिवीजन या फीचर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला डिवीजन जो है या फीचर जो है वो है एंडीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जो माउंटेन रेंज है ये है सारी एंडीज की माउंटेन रेंज। उसके बाद है सेंट्रल लोलैंड्स या रिवर बेसिन्स। ये जो सारा एरिया है यहाँ पे ग्रीन में जो सारा एरिया है इसको बोला जाता है सेंट्रल लोलैंड्स या रिवर बेसिन्स, क्योंकि ये रिवर बेसिन्स की वजह से ही बनता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स में 2 हाईलैंड्स आते हैं स्पेशली, एक है यहाँ पे गुआना हाईलैंड और यहाँ पे है ब्राजीलियन हाईलैंड।
और उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है लगभग यहाँ इस एरिया तक एक कोस्टल प्लेन, जिसको बोला जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये भी इसी का हिस्सा है। और यहाँ पे है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो अटलांटिक ओशन की तरफ है। ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली इनको आगे पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली फिजिकल फीचर है साउथ अमेरिका की, वो है एंडीज या एंडियन माउंटेन। एंडीज या एंडियन माउंटेन जो है वो एक माउंटेन रेंज है जो पूरा वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका है उसको कवर करती है। ये जो रेंज है ये पूरा कैरेबियन सी जो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा केप हॉर्न जो साउथ में है साउथ अमेरिका के, यहाँ पे है लगभग साउथ अमेरिका के केप हॉर्न, वहां तक ये पूरा पहुंच जाती है। ठीक है, और ये लगभग 7 कंट्रीज को कवर करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वेनेजुएला, फिर है कोलंबिया, फिर है एक्वाडोर, फिर है पेरू, फिर है बोलिविया यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे चिले और अर्जेंटीना। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा लगभग इस एरिया का हिस्सा जो है ये इंडियन माउंटेन्स में नहीं आता है। ये एक डेजर्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो इंडियन माउंटेन है वो इस एरिया से चल रहे हैं। ठीक है, जहां पे मार्क है, येलो में मार्किंग की गई है। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका वाली वीडियोस में कि वहां पे जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे जो माउंटेन्स हैं उनको बोला जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा। तो वो नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा जो है वो एक पूरी चेन है ऑफ माउंटेन रेंज है, अमेरिकन कॉर्डिलेरा उसका हिस्सा है। और वो जो नॉर्थ अमेरिका के कॉर्डिलेराज हैं वो कंटिन्यू होते हैं और साउथ अमेरिका के ये जो माउंटेन्स हैं एंडीज माउंटेन्स ये बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन्स है एंडीज माउंटेन्स ये उसी का हिस्सा है। किसका मतलब, जो ये टोटल पूरा अमेरिकन कॉर्डिलेरा है ना, जो नॉर्थ अमेरिका में भी है और कंटिन्यू होता है साउथ अमेरिका में, और जो सेंट्रल अमेरिका है उसको लेके और आगे ये पूरा नीचे एंटार्क्टिका तक पहुंच जाता है। तो ये एक पूरी लंबी माउंटेन चेन है अमेरिकन कॉर्डिलेरा जिसको बोला जाता है। ये जो एंडीज है ये भी उसी का हिस्सा है। और ये जो एंडीज हैं ये लगभग 7000 किलोमीटर लंबे हैं। इसका मतलब ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। माउंट अकोंकागुआ जो है वो हाईएस्ट पीक है एंडीज की, और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है आउटसाइड एशिया। मतलब एशिया के कॉन्टिनेंट के बाहर सबसे ऊंची जो चोटी है दुनिया में वो है माउंट अकोंकागुआ, और ये स्पेसिफिकली अर्जेंटीना की कंट्री में लोकेटेड है। ये लगभग इस एरिया में है कहीं यहां पे। ठीक है, जो एंडीज माउंटेन है वहां पे आपको काफी हाई प्लेट्यूज भी मिलेंगे इनके बीच में। जैसे अल्टीप्लानो एक प्लेट्यू है जो पेरू और बोलिविया के बीच में आता है, वो लगभग इस एरिया में आता है अल्टीप्लानो प्लेट्यू, और इसकी एलिवेशन है लगभग 3700 मीटर्स। और दूसरा एक रीजन है जिसका नाम है पेंटागोनिया रीजन। ये किन कंट्रीज में आता है, ये आता है अर्जेंटीना और चिले की कंट्रीज में, और वहां पे आपको लोअर एलिवेशन के प्लेट्यूज मिलेंगे और ग्लेशियर्स भी मिलेंगे। अब ये एरिया कौन सा है, ये लगभग ये जो सारा सदर्न साउथ अमेरिका है इसको बोला जाता है पेंटागोनिया। ठीक है, और यहां पे आपको इस एरिया में जो एंटीज का एरिया है इसमें आपको मिलेंगे काफी प्लेट्यूज भी, और यहां पे आपको मिलेंगे काफी स्वॉम्प्स वगैरह, या मिलेंगे आपको ग्लेशियर्स भी इस एरिया में। ठीक है, इसको बोला जाता है पेंटागोनिया का रीजन। जो एंडीज हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको समझाया है, जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की सबसे पहली डिवीजन हमने पढ़ी थी हिमालयाज, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि हिमालय जो है वो बहुत यंग माउंटेन्स हैं। वो लगभग 80 मिलियन ईयर एगो से लेके 50 मिलियन एगो के बीच में बने हैं। वैसे ही ये एंडीज भी हैं, ये भी इसी टाइम पीरियड में लगभग बने हैं। तो ये काफी यंग है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये जियोलॉजिकल टर्म्स में काफी कम पीरियड होता है। ठीक है, जैसे एल्प्स हैं, एल्प्स भी यंग माउंटेन्स हैं। और फोल्ड माउंटेन्स का क्या मतलब होता है, फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है, देखिए जब दो प्लेटें टकराती हैं ना, उनकी वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनकी जो शक्ल होती है वो अक्सर फोल्ड की शक्ल होती है। मतलब जब जितना जितना वो टकराएंगे आपस में उतना उतना उनमें फोल्ड बनते जाएंगे, ऊपर ऊपर होते जाएंगे, ऐसे इस शक्ल में वो बनते जाएंगे, ऊपर ऊपर होते जाएंगे। तो इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये लगभग ऐसे बन जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ओके, तो अब ये एंडीज जो हैं वो किन दो टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराने की वजह से बने हैं। एक है नाज़का प्लेट, दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट।
ये जो नाज़का प्लेट है ये सबडक्ट हुई है, मतलब ये नीचे चली गई है किसके, साउथ अमेरिका की प्लेट के, उसकी वजह से ये माउंटेन बने हैं। और ये नाज़का प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं है, मतलब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, मतलब ये ओशन के अंदर नीचे वाली प्लेट है। जैसे अगर हम हिमालयाज की बात करें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को मिला के बनते हैं हिमालयाज, लेकिन वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, मतलब वो दोनों कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा है। लेकिन नाज़का प्लेट जो है वो ओशन का हिस्सा, वो ओशियनिक क्रस्ट है। लेकिन साउथ अमेरिका की प्लेट जो है वो ऑब्वियसली एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये समंदर से काफी ऊपर है। तो जो ये एंडीज हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में ही आते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशन के किनारों पे जो सारा एरिया है वहां पे आता है। तो एंडीज भी उसी का एक हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनोज मिलेंगे। और ये जो नवाडा ओजेस डेल सालाडो है इसको क्लेम किया जाता है कि ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है दुनिया का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिनको क्लेम किया जाता है कि वो इससे भी ऊंचे हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो एंडीज में है। ठीक है, एंडीज का तो एटलीस्ट ये हाईएस्ट वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो। और ये कहां पे आता है, अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर के बीच में। और इसकी एलिवेशन देखिए आप कितनी है, 6893 मीटर्स की। ठीक है, यहां पे एंडीज हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिजिकल फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका है सेंट्रल लोलैंड्स या रिवर बेसिन्स। रिवर बेसिन का क्या मतलब होता है, रिवर बेसिन वो सारा एरिया होता है जिससे कोई मेन दरिया गुजरता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस एरिया से भी आती हैं वो सारा एरिया मिला के बनता है किसी एक पर्टिकुलर रिवर का रिवर बेसिन। ठीक है, तो जो सेंट्रल लोलैंड्स है वो रिवर बेसिन की वजह से ही बना हुआ है। ये जो एरिया है सेंट्रल लोलैंड्स, ये आता है एंडीज और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में। आपको पता है यहाँ पे हैं एंडीज और ये दो हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। इनके बीच में जो ये सारा एरिया है इसको बोला जाता है सेंट्रल लोलैंड्स या रिवर बेसिन्स। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स की वजह से बना हुआ है। एक है अमेजन रिवर, दूसरा है ओरिनोको रिवर और उसके बाद है पराना रिवर। हम इसको इस मैप में भी देख सकते हैं। यहां पे देखिए आप, ये जो छोटा सा एरिया है यहां पे ये है ओरिनोको रिवर का रिवर बेसिन। ठीक है, उसके बाद ये एरिया आता है, ये है सारा अमेजन रिवर का रिवर बेसिन और यहां पे आता है पराना रिवर का रिवर बेसिन। लेकिन इस पराना रिवर के रिवर बेसिन में और भी 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स बहते हैं। एक है पराग रिवर, दूसरा है ओराग्वे रिवर। ठीक है, तो ओराग्वे रिवर, पराग रिवर और पराना रिवर मिलकर बनाते हैं पराना रिवर बेसिन। ये जो सारा सेंट्रल लोलैंड है ये काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब क्या है, इसमें काफी कम पॉपुलेशन है और दूर दूर पॉपुलेशन है। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो मिट्टी है वो काफी लीच हुई है। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इतनी इरिगेशन है या बारिशें होती हैं या पानी जो दरिया हैं वो लेके आते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जमीन में वो इससे निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये जमीन उतनी फर्टाइल रहती नहीं है। तो जो जमीन फर्टाइल रहती नहीं है वहां पे पॉपुलेशन नहीं होती है। तो आप इस सेंट्रल लोलैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले है अमेजन रेन फॉरेस्ट। आपने देखा कि अमेजन का जो बेसिन है वो कितना है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो बनाता है वो बनाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि रेन फॉरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये मैंने आपको जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका पढ़ रहे थे वहां पे अच्छी तरह समझाया था कि 3 टाइप्स के लैंड होते हैं। एक होता है सवाना, स्टेप और होता है रेन फॉरेस्ट। जो स्टेप होता है वो पूरा घास होता है, वहां पे कोई पेड़ छेड़ आपको नहीं दिखेगा। सवाना होता है जहां पे थोड़े थोड़े पेड़ भी होते हैं लेकिन ज्यादातर घास होता है, लेकिन पेड़ होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। और उसके बाद होता है रेन फॉरेस्ट जहां पे सिर्फ पेड़ होते हैं, घास ना के बराबर होता है। और वो ऐसी कैनोपी बनाते हैं, कैनोपी मतलब वो इतने ऊंचे होते हैं और ऊपर से वो पूरा जमीन को ढक देते हैं। इतना ढक देते हैं कि नीचे जमीन तक वहां पे सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, ना के बराबर, और वहां पे कोई घास वगैरह उगता नहीं है। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ये अमेजन बेसिन जो है उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा बनाता है।
ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, जो आपको पता है कि जो दो ट्रॉपिक हैं दुनिया में, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इनके बीच में एरियाज आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। तो उन्हीं में है एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो लगभग जो ब्राजील है, मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जो है वो इसी में आता है, ब्राजील की कंट्री में। ब्राजील जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। और उसके बाद इसका हिस्सा कुछ बोलीविया में भी आता है, कोलंबिया में आता है, इक्वाडोर में आता है, फ्रेंच गुआना में आता है, जो फ्रांस का हिस्सा है। ये मैंने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की वीडियो में बताया है, आप वहां पे देख सकते हैं। और इसमें कुछ गुयाना का भी हिस्सा आता है, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला का आता है। उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। इससे बड़ा आपको कोई भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। और मोस्ट डाइवर्स रीजन इन द वर्ल्ड, मतलब क्या है, यहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। यहां पे आपको बहुत ज्यादा तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत ज्यादा तरीके के आपको यहां पे जानवर मिलेंगे, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको यहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत डाइवर्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मिलेंगे। और दुनिया के जो 10% जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज है वो यहीं पे मिलेगी। मतलब आप समझो, ये जो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है ये दुनिया का सिर्फ लगभग 1% एरिया कवर करता है, लेकिन पूरी दुनिया की जो एनिमल और प्लांट लाइफ है उसका 10% आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये कितना डाइवर्स एरिया है और कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद दूसरा आता है पंपास। पंपास क्या है, पंपास एक फर्टाइल लोलैंड एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना में, पूरा उराग्वे में और ब्राजील के हिस्से में। आप देखिए यहां पे, ठीक है, ये जो एरिया है। और ये किसकी वजह से बनता है, ये बनता है पराना और पराग रिवर बेसिन की वजह से, जो हमने पढ़ा कि मतलब ये जो एरिया है ये है ना पराग और पराना रिवर का बेसिन, उसका जो सबसे फर्टाइल हिस्सा है और जो मेजॉरिटी हिस्सा है उसको बोला जाता है पंपास, ठीक है। और ये एरिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जो मैंने पहले कहा। और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहां पे बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा फर्टाइल है। उसके बाद है लानोस। लानोस एक वास्ट सवाना है जो ओरिनोको रिवर बेसिन में बनता है। जैसे मैंने पीछे कहा आपको कि यहां पे जो है, यहां पे ओरिनोको रिवर का बेसिन है, तो उस ओरिनोको रिवर के बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है लानोस। लानोस क्या है, एक सवाना है, एक ग्रासलैंड है जहां पे आपको दूर दूर पेड़ भी मिल जाएंगे। और ये किस किस कंट्री को कवर करता है, ये कोलंबिया और वेनेजुएला कंट्री को कवर करता है। और ये जो लानोस का एरिया है वहां पर आपको स्वाम्प ग्रासेस मिलेंगे। स्वाम्प क्या होता है, मतलब एक जंगल जो लेकिन पूरा दलदली जंगल होता है। और सेजिस मिलेंगे वहां पे आपको। सेजिस जो है वो उसी जंगल के एरिया में एक टाइप का पेड़ होता है, पौधा होता है, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ साउथ अमेरिका है द ईस्टर्न हाईलैंड्स। आपको पता ही है दो ईस्टर्न हाईलैंड्स से, एक है गुआना हाईलैंड्स, दूसरा है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। इस मैप में देखिए आप, यहां पे ये जो है ये है गुआना हाईलैंड्स और यहां पे आपको दिख रहा है ये है ब्राजीलियन हाईलैंड। तो जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ये क्या है, ये एक प्लेट्यू रीजन है। कहां पे, सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न ब्राजील। आपको पता है जो ब्राजील है वो बहुत बड़ी कंट्री है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री। ये इसका सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न हिस्सा जो है वो सारा ब्राजीलियन हाईलैंड में आता है। जो ब्राजील है उसका आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो ब्राजीलियन हाईलैंड में ही आता है। ये बना है लो माउंटेन्स और प्लेट्यूज से। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, वो है लगभग 1600 मीटर्स की। और ये बना कैसे है, ये बना है एंशिएंट बेसाल्टिक लावा फ्लो की वजह से। मतलब क्या है, ये जो एरिया था ये पहले बहुत वॉल्केनिक एरिया था, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती थी। उससे क्या हुआ कि लावा बहुत निकला। कौन सा लावा, बसाल्टिक लावा। इसका मतलब क्या है, मतलब वो लावा जिससे बसाल्ट रॉक बनती है। बसाल्ट रॉक कौन सी रॉक होती है, जो डार्क कलर की रॉक होती है, जो रैपिड कूलिंग ऑफ लावा से बनती है और वो मैग्नीशियम और आयरन में बहुत रिच होती है। उस रॉक की वजह से ये बना हुआ है। लेकिन अब यहां पे कोई भी सिस्मिक या वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये एरिया अब काफी स्टेबल हो गया है, ठीक है। दूसरा है गुआना हाईलैंड्स। गुआना हाईलैंड्स कहां पे लोकेटेड है, ये जो एरिया लोकेटेड है ये लोकेटेड है अमेजन रिवर के बेसिन में और
ओरिनोको रिवर के बेसिन में। आपको पता ही है यहाँ पे ये जो यहाँ से था अमेजन रिवर का हिस्सा और यहाँ से था ओरिनोको रिवर का हिस्सा, तो इसके बीच में ये जो आता है ये आता है गुआना हाईलैंड्स। और ये जो एरिया है ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। और ये कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है? वेनेजुएला, फ्रेंच गुआना जो मैंने कहा कि फ्रांस का एक हिस्सा है, यहाँ पे फ्रांस की टेरिटरी है, गुयाना, नॉर्दर्न ब्राजील और पोर्शन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलंबिया। और इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है, वो क्या है? टेबल लाइक माउंटेन्स कॉल्ड टेपियस। वो क्या है? आप इस फोटो में देखिए, ये जो इस टाइप के टेबल लाइक माउंटेन जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन्हीं हाईलैंड्स में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो भी मिलेंगे, जैसे है एंजल वाटरफॉल जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, उसके बाद है केटूर वाटरफॉल और ककोइनन वाटरफॉल। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ साउथ अमेरिका है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन एक लो फ्लैट लैंड होता है नेक्स्ट टू सी कोस्ट। मतलब क्या है कि समंदर के किनारे के बाद जो एरियाज होते हैं जो फ्लैट होते हैं और लो लेइंग होते हैं, मतलब उनकी एलिवेशन ज़्यादा नहीं होती है, उनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और अगर हम साउथ अमेरिका की कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो साउथ अमेरिका में हमें दो कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। एक है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ ब्राज़ील जो आपको यहां पे मिलेगा, और उसके बाद है वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ पेरू एंड चिले जो यहां पे कोस्टल प्लेन है। ये है पेरू एंड चिले का प्लेन जो कहां पे आता है? ऑब्वियसली वेस्ट में साउथ अमेरिका के और पैसिफिक ओशियन की साइड आता है। तो अगर हम ब्राजील का जो कोस्टल प्लेन है उसकी बात करें तो ये एरिया जो है ये काफी ड्राई है। ड्राई क्यों है? क्योंकि जो भी मॉइस्ट सी विंड्स आती हैं, मतलब अटलांटिक ओशन से जो भी विंड्स आती हैं जिनमें नमी होती है, जो बारिश कर सकती हैं, वो यहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। उनको जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है जो हमने इससे पहले पढ़ा, वो उनको इस कोस्टल प्लेन से दूर कर देती हैं। अब ये कैसे दूर करती हैं, क्यों दूर करती हैं, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर मैं वो यहाँ पे समझाने बैठा तो उसमें ही पूरी वीडियो चली जानी है, तो उससे बेहतर है कि वो हम कभी आगे जब क्लाइमेट या वेदर की बात आए जहाँ पे हमने पढ़ना है तो वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँ। फिलहाल आप इतना समझिए कि ब्राज़ील के जो कोस्टल प्लेन्स है वो काफ़ी ड्राई हैं। और अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें जो पेरू और चिले में आते हैं, वो भी काफ़ी ड्राई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोल्ड पेरू करंट जो है और एंडीज माउंटेन जो है उनके बीच में आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है और इनकी एलिवेशन भी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो उसकी वजह से ये एरियाज भी काफ़ी ड्राई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो है अटाकामा डेजर्ट। आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एरिया है ये है अटाकामा डेजर्ट, ये जो डिफरेंट कलर में दिखाया गया है ये है अटाकामा डेजर्ट। और ये किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। इसको माना जाता है कि ये ड्राइएस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ड्राई रीजन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है। आप देखिए सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश होती है इधर पूरे साल में, वो भी अगर हुई तो, वरना वो भी नहीं होती है। मतलब देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि सम पार्ट्स ऑफ द अटाकामा डेजर्ट हैव नेवर हैड रेन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मतलब जब से रिकॉर्ड हिस्ट्री हो रही है, जब से मॉडर्न इंसान आया है, तब से यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं देखी गई है। तो इसका मतलब ये दुनिया का सबसे ड्राई पार्ट है। और ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है? ये चिले का थोड़ा सा एरिया कवर करता है और पेरू का थोड़ा सा एरिया कवर करता है। तो यहां तक हमने पढ़ा फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट रिवर्स इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट रिवर्स इन साउथ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका है। और अगर हम दुनिया की बात करें तो उसमें लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, मतलब इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी इसी से बहता है। और एरिया बेसिन के हिसाब से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। मतलब इसमें से जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी वो कितने एरिया से आती हैं, वो एरिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है सारा, ये एरिया जो है वो अमेजन रिवर का बेसिन है। और ये अमेजन रिवर का बेसिन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है और ये दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है।
लेकिन ये मसला डिस्प्यूटेड है क्योंकि नाइल जो है उसका सोर्स भी 100% कंफर्म नहीं है कहां से है। ट्रेडिशनली कुछ सोर्सेज माने जाते हैं जैसे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, लेकिन फिर भी जो एक फिक्स्ड सोर्स होता है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। वैसे ही अमेजन रिवर है, इसका सोर्स भी अभी तक भी कंफर्म नहीं है। मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट राय है कि इसका जो सोर्स है वो कहां से आता है। तो 3 जो रिवर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और बोला जाता है कि ये अमेजन के सोर्स हो सकते हैं। एक है मारानॉन रिवर, दूसरा है अपुरीमैक रिवर और तीसरा है मॉन्टारो रिवर। ठीक है, लेकिन इनमें भी डिस्प्यूट है कि इनमें से कौन सा माना जाएगा। और अगर हम देखें मारानॉन रिवर जो है वो लंबा है, लेकिन अपुरीमैक रिवर जो है इसमें पानी ज़्यादा बहता है। तो आप मुझे बताइए आप किसको मानेंगे फिर, इसका हेड वाटर या इसका सोर्स? तो ये डिस्प्यूटेड है। और अगर डिस्प्यूटेड है तो अभी तक कंफर्म नहीं है नाइल लंबा है या अमेजन लंबा है। लेकिन ट्रेडिशनली नाइल को लंबा माना जाता है, लेकिन अभी मॉडर्न जो साइंटिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो डिस्प्यूटेड हैं कि किसको माना जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा है नाइल, तो हम फिलहाल नाइल को लेके ही चलते हैं, तो इसलिए इसको सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो जो इसका ट्रेडिशनल सोर्स माना जाता है, मैंने बोला ना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली तो कोई जो पुराने जमाने से जो इसका सोर्स माना जाता है वो क्या था, उकायाली अपुरीमैक रिवर सिस्टम। वहां से अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो एटलीस्ट 6400 किलोमीटर्स की है, जो इसको थोड़ा सा छोटा बनाता है नाइल से। देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब देखो कंफर्म नहीं है अभी कितनी है, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतनी तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा भी इसकी लेंथ हो सकती है। जो इसकी मेन स्टेम है, मतलब जो इसका मेन दरिया है, जो यहां से देखिए ये जो मेन स्टेम है, तो वो कहां कहां से बहती है, ब्राजील पेरू से बहती है और कोलंबिया और पेरू का ये बॉर्डर भी थोड़ा सा बनाती है। उसके बाद इसका बेसिन जो है वो 6 कंट्रीज से होके गुजरता है। मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो 6 कंट्रीज से होके गुजरती हैं, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया और वेनेजुएला। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका बेसिन का एरिया है वो कहां पे आता है, वो ब्राजील में ही आता है। और ये फाइनली कहां पे फिर डिस्चार्ज होता है, कहां पे खत्म हो जाता है, अटलांटिक ओशन में ब्राजील के पास। और ये एक एस्चुअरी बनाता है, मतलब क्या है, डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा और एस्चुअरी में क्या फर्क है, ये मैंने आपको बहुत सी वीडियोज में पहले, जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, उसकी वीडियोज में भी समझाया है, बहुत सी वीडियोज में समझाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एरिया देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है वो है पराना रिवर, जो हमने पहले भी पढ़ा, जो पराना का सारा जो बेसिन है वो बनाता है। ये पराना रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका है। यहां पे देखिए जो रेड कलर में है ये है पराना रिवर। ये पराना रिवर बनता कैसे है, ये 2 दरियाओं के कॉन्फ्लुएंस की वजह से बनता है, 2 दरियाओं के मिलने की वजह से बनता है। एक है पराना रायबा, दूसरा है गरांडे रिवर। ठीक है, कहां पे मिलते हैं, ये ब्राजील में मिलते हैं, साउदर्न ब्राजील में मिलते हैं। और ये कहां कहां से होकर गुजरता है, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर गुजरता है। और इसकी लेंथ है 4880 किलोमीटर्स की। तो जो मैंने पीछे कहा कि ये जो बनाता है पराना बेसिन, वो कैसे बनाता है, सबसे पहले इसके साथ मर्ज होता है पराग रिवर और उसके बाद इसके साथ मिलता है ओराग्वे रिवर। तो ये 3 रिवर्स मिलके बनता है पराना रिवर बेसिन। ये जो सारा है, ये सारा जो है एरिया, ये पराना रिवर का बेसिन है, जो मैंने पहले भी कहा। और ये 3 रिवर बना के एक और स्पेशल चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं रियो डे ला प्लेटा। और ये रियो डे ला प्लेटा खत्म कहां पे हो जाता है, ये हो जाता है अटलांटिक ओशन में खत्म। मतलब क्या है इसका, ये जो दरिया है ये जाते हैं अटलांटिक ओशन में। लेकिन अब ये रियो डे ला प्लेटा है क्या, देखिए एक एस्चुअरी है। एस्चुअरी का मतलब कि दरिया जो सेडिमेंट्स वगैरह नहीं लाते हैं, लेकिन जब वो दरिया समंदर के साथ मिल जाते हैं उस एरिया को एस्चुअरी बोलते हैं। लेकिन इस एस्चुअरी को कभी कभी फुल फ्लेज दरिया भी कंसीडर किया जाता है बाय सम एक्सपर्ट्स। आप यहां पे देखिए ये जो एरिया है ना, ये छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया, ये है रियो डे ला प्लाटा। तो देखिए यहां पे मिल जाते हैं 3 रिवर्स, इस एरिया में ये 3 रिवर मिल रहे हैं ना, 3 रिवर यहां पे मिल रहे हैं, 2 तो यहीं पे मिल रहे हैं, फिर यहां पे ओराग्वे रिवर इसके साथ मिल जाता है। तो यहां से लेके यहां तक जो है इसको बोला जाता है रियो डे ला प्लाटा। रियो का मतलब ही होता है रिवर, तो इसको रिवर भी माना जाता है, लेकिन एस्चुअरी भी माना जाएगा इसको। ठीक, उसके बाद आया ओरिनोको रिवर। ये एक जाइंट आर्क बनाता है, आप यहां पे फिलहाल देखिए, ये है जाइंट आर्क, मतलब बहुत बड़ी एक आर्क की शेप बनाता है। और ये गुआना हाईलैंड से ओरिजिनेट होता है, हमने जो पीछे पढ़ा गुआना हाईलैंड, वहां से ओरिजिनेट होता है। और स्पेसिफिकली कहां से ओरिजिनेट होता है, एक माउंटेन है माउंट
डेलगाडो चेलबाउट जो परीमा माउंटेन्स में है वेनेजुएला में, ये वहां से ओरिजिनेट होता है और ये अटलांटिक ओशन में फिर गिर जाता है और ये एक डेल्टा बनाता है। देखिए ये जो दरिया है ये अपने साथ सेडिमेंट्री मटेरियल लाता है और डेल्टा बना देता है और उस डेल्टा का नाम क्या है? डेल्टा एमाक्यूरो। ठीक है, और ये कहां से होकर गुजरता है? कोलंबिया और वेनेजुएला से। ये दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब इसमें जो पानी बहता है वो दुनिया के चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, और जो दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है वो कहां पे बनता है? वो बनता है, दरिया है एक कैरापाकापाई मेरू, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकती है, इस दरिया में बनता है ये, जो चुरू रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और चुरू रिवर जो है वो कराव रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कराव रिवर इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको रिवर। इसका मतलब जो ओरिनोको रिवर है उसी के रिवर सिस्टम में, उसी के बेसिन में क्या बनता है? एंजल फॉल्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे आपको मिलेंगे जो बाकी रिवर्स हैं साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सोर्स, कंट्रीज, माउथ उनके जो कहां पे बहते हैं, ये आपको यहां पे सारा मिल जाएगा। यहां पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये जो रियो नीग्रो है इसको बोला जाता है ब्लैक रिवर। नीग्रो का मतलब ही होता है ब्लैक। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक वाटर रिवर है। ब्लैक वाटर रिवर क्या होता है? देखिए, ब्लैक वाटर रिवर वो रिवर होता है जो एक स्लो मूविंग चैनल होता है, मतलब एक स्लो मूविंग दरिया होता है और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। एग्जैक्टली ब्लैक नहीं बल्कि मतलब रेडिश टाइप हो जाता है इसका कलर। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें डीकेइंग वेजिटेशन होती है, मतलब जो इसके प्लांट पौधे होते हैं वो उसमें डीके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? इसका कलर जो बनता है वो लगभग टी या कॉफी की तरह बन जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये लार्जेस्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन रिवर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट लेक्स इन साउथ अमेरिका देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स इन साउथ अमेरिका और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक जो साउथ अमेरिका की है वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब नमकीन पानी वाली लेक नहीं है। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये एंडीज माउंटेन्स में ही लोकेटेड है, ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। यहां पे देखिए, यहां पे है लेक टिटिकाका, ये है बोलिविया और यहां पे है पेरू। ये लेक जो है ये लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन साउथ अमेरिका है बाय सरफेस एरिया एज वेल एज बाय वॉल्यूम, मतलब एरिया के हिसाब से भी ये सबसे बड़ी लेक है साउथ अमेरिका की। और अगर हम पानी इसमें कितना है उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी सबसे बड़ी लेक है साउथ अमेरिका की। इनलैंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक लेक है, जैसे यहां हम आगे पढ़ेंगे ये वाली लेक, ये जो लेक है इसको कभी कभी माना जाता है बे और इसको माना जाता है कभी कभी लेक, क्योंकि आप देखिए ये कहां पे, ये बिल्कुल समंदर के नजदीक लोकेटेड है। ठीक है, बल्कि एक समंदर का एक हिस्सा इसको माना जा सकता है। ठीक, तो इसको कभी लेक भी माना जाता है, कभी बे भी माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको बे माने तो इस हिसाब से लेक टिटिकाका जो है वो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। अगर इसको भी आप लेक मानोगे, किसको? ये जो नीचे वाला है लेक मरासिबो, इसको भी अगर लेक मानोगे तो इस हिसाब से सबसे बड़ी इनलैंड लेक जो है वो लेक टिटिकाका बनती है साउथ अमेरिका की। ठीक है, और ये लेक जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक है। मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची कमर्शियली नेविगेबल लेक। देखिए, नेविगेबल लेक्स तो बहुत सी हैं, इससे ऊंची ऊंची लेक्स भी नेविगेबल है। नेविगेबल का मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इससे ऊंची भी हैं, लेकिन वो प्राइवेट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब आपने जाना होगा एक जगह से दूसरी जगह, आप किसी लेक का इस्तेमाल करोगे, शिप का इस्तेमाल करोगे या बोट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कमर्शियली नेविगेबल होने का मतलब है कि इस लेक को इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी, नेविगेशन के लिए। मतलब क्या है कि इस लेक में काफी बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं जो इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसे गुड्स होती है, मतलब जो प्रोड्यूस्ड चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती हैं, या जो मशीनरीज होती है वगैरह जो इंडस्ट्रीज की होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती हैं, उसके बोलते हैं कमर्शियली नेविगेबल। ठीक है, और इसमें लेक्स में आपको लगभग 41 आइलैंड्स मिलेंगे और कुछ आइलैंड्स इसमें ऐसे भी हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। और इसमें 5 मेजर रिवर सिस्टम जो हैं वो इसमें पानी लाते हैं और उसमें सबसे बड़ा है रेमिस रिवर सिस्टम। और इसका एक ही आउटलेट है, मतलब इसका एक ही जो सोर्स है जिससे पानी बाहर जाता है, डेसागेडारो रिवर। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट लेक देखेंगे, जो मैंने पहले ही कहा, इसको कभी कभी लेक भी माना जाता है और कभी कभी इसको टाइडल बे भी माना जाता है। टाइडल बे मतलब, बे का मतलब होता है जो समंदर के बिल्कुल नजदीक होता है, और समंदर का हिस्सा भी माना जा सकता है उसको, लेकिन उसका जमीन का हिस्सा भी माना जा सकता है। ठीक है, ये कैरिबियन सी के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको बे भी मान सकते हैं आप। तो जैसे यहां पे भी लिखा है कि इट इज समटाइम कंसिडर्ड ए लेक रादर देन ए बे आर लगून। और ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ये जो है यहां पे, ये है गल्फ ऑफ वेनेजुएला। ये इसके साथ एक स्ट्रेट से, मतलब एक तंग पानी की बॉडी, वाटर बॉडी है, उससे जुड़ा हुआ है, वो है टबलाजो स्ट्रेट। मैंने पहले भी बोला स्ट्रेट वगैरह जो इसमस है, ये मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह समझाया है, आप वहां पे देख सकते हैं ये क्या होता है। और इसमें बहुत से दरिया जो हैं वो इसमें पानी लेके आते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है काटाटुम्बो रिवर। और इसका आउटफ्लो कहाँ है? इसका आउटफ्लो जो है वो हमने पहले ही पढ़ा, टाब्लाजो स्ट्रेट है, वो गल्फ ऑफ वेनेजुएला में चला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लेक है लेक पोपो। लेक पोपो जो है वो एक लेक हुआ करती थी, अब ये लेक नहीं है, इट वॉज अ लेक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इट वॉज ए लार्ज सैलीन लेक इन अल्टीप्लानो माउंटेन्स बोलिविया, और ये बोलिविया की सेकंड लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी। और इसका पानी जो था वो कहां से आता था? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो लेक टिटिका का है उसका जो आउटलेट था वो क्या था? वो था डेसागेडारो रिवर। जो ये लेक पूपू है इसमें इसी से पानी आता था, मतलब जो लेक टिटिका का है वो यहाँ पे है, और आप लेक पूपू की लोकेशन भी देख सकते हैं, वो इसके नीचे हुआ करती थी। और ये जो दरिया है जो टिटिका का आउटलेट था, इसी से इसमें पानी जाता था। लेकिन दिसंबर 2015 आने तक ये लेक जो थी वो पूरी तरह सूख चुकी है, और ये पहले भी बहुत बार सूख चुकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस बार सूखी हुई है ये लेक, और इस बार ये कभी भी रिवाइव होने वाली नहीं है। और उसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज भी है इसकी वजह एक, और सेडिमेंट बिल्डअप कॉज्ड बाय लोकल माइनिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे एक माइनिंग इंडस्ट्री भी है, उसकी वजह से जो वो माइन करते हैं, मिट्टी वगैरह वहां से लेते हैं, वो इसी में डाल देते हैं, उसकी वजह से इसमें सेडिमेंट से वो बिल्डअप हो गए और ये लेक टोटली सूख गई है। ठीक है, उसके बाद है लेक मार चिक्विटा, इसको लेक कोडाबा भी कहा जाता है। ये एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक मतलब ये जो लेक है इसका कोई भी मेन आउटलेट नहीं है, अगर पानी इससे कमी होती है पानी की, वो इवेपोरेशन की वजह से होती है। ठीक है, और ये एक सॉल्ट लेक है। ऑब्वियसली जो भी एंडोरिक लेक होगी वो सॉल्ट लेक ही होगी, क्योंकि जब उसका पानी कहीं जाता नहीं है, सिर्फ एवेपोरेशन होती है, तो एवेपोरेशन से सिर्फ एवेपोरेट क्या होता है? सिर्फ पानी एवेपोरेट होता है, जो उसमें सॉल्ट कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, वो वहीं पे रह जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी लेक होती है एंडोरिक लेक, वो सॉल्ट लेक बन जाती है, बेशक स्टार्टिंग में उसमें फ्रेश पानी ही क्यों ना आया हो। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? सेंट्रल अर्जेंटीना। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। और इसका जो प्राइमरी रिवर है जिससे इसमें पानी आता है, एंडोरिक का मतलब है आउटलेट नहीं होना, लेकिन इनलेट होना वो तो हो सकता है इनलेट। ठीक है, तो डुल्से रिवर जो है वो इसका मेन इनलेट है। उसके बाद है लेक अर्जेंटिनो, आप यहां पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये लेक जो होगी वो अर्जेंटीना में ही होगी, और ये जो लेक है ये लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में पड़ती है, जहां पे आपको बहुत से ग्लेशियर्स वगैरह मिलेंगे, और इन्हीं ग्लेशियर्स के जमने की वजह से जो दरियाओं में पानी जाता है वही पानी फिर इस लेक में भी चला जाता है। ठीक है, अब इस स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको देख लेने चाहिए वीडियो को पॉज करके, ये आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में एग्जाम में काफ़ी काम आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ और लेक्स मिलेंगी जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और वो कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन करनी होगी, तो आपको जितनी भी हमने आज तक वीडियोस अपलोड की हैं और जितनी भी आगे एग्जाम तक करेंगे, उनका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़रूर, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो आगे के लिए मिस ना हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।